हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो, अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक की। कौन सा टॉपिक था अपना? सुपरपोजिशन थ्योरम, यही था ना। चलो, इसके अंदर अपन ने इक्वेशन 1 एंड 2 निकाल ली थी और उनमें कुछ I2 और I1 की जो भी वैल्यू है देखते हैं अपन फिर से। ठीक है, इक्वेशन 1 ये आई थी अपने पास, देखो। और इक्वेशन 2 क्या आई थी? Z2 प्लस Z3। ओहो सॉरी, इक्वल में क्या था? E2 था। इक्वल में क्या था? E2 था। ये लो जी। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? देखो, यहाँ Z1 प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा, डायग्राम के अकॉर्डिंग Z1 में प्रवाहित धारा कौन सी थी? I1 थी कि नहीं थी? डायग्राम में देख लेना, चेक कर लेना। मेरे पास अभी फिलहाल डायग्राम नहीं है। तो अब समीकरण 1 को अपन क्या करेंगे? Z2 व Z3 क्या कर देंगे? समीकरण 1 को Z2 व Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 को काहे से करेंगे? Z1 प्लस Z सॉरी इक्वेशन 1 को क्या करेंगे अपन? Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वह समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Z3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? चलो लिख देते हैं अपन। देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 को Z2 प्लस Z3 से व समीकरण 2 को Z3 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? चलो आ जाओ, करते हैं बात। देखो, I1 Z2 Z3, इक्वेशन 2 क्या है भाई? इक्वेशन 1 क्या है? पहले तो देखो, I1 Z1 प्लस Z3, I1 Z1 प्लस Z3 किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Z2 प्लस Z3 से। प्लस में क्या चल रहा है? Z3 I2 क्या चल रहा है? देखो, Z3, इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो। I2 को थोड़ा सा बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। Z2 प्लस Z3 और ये साथ क्या है? I1 और इक्वल में क्या है? E1 Z2 प्लस Z3। क्लियर है? ये अपन ने क्या किया है? इक्वेशन 1 को Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही अपन इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Z3 से। तो आ जाओ जरा करते हैं। Z3 से क्या हो जाएगा? देखो, Z3 स्क्वेयर I1 होगा कि नहीं होगा? Z3 को Z3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? Z3 स्क्वेयर I1 प्लस में क्या चल रहा है? Z3, ठीक है, क्या चल रहा है? प्लस में Z3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? Z2, अच्छा जी, ठीक है। ये इस पूरे वाली टर्म के नीचे है तो इसको यहीं पे कर दो आप। तो देखो मल्टीप्लाई Z3 स्क्वेयर I1 प्लस, अब क्या करोगे? Z2 प्लस Z3 और I2 इक्वल में क्या है? E2, तो इसको किससे कर दोगे? Z3 से। तो चलो फिर कैंसिल कर देते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल होता है। प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। तो ये देखो I2 वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? I2 वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो अपने पास क्या बचेगा? देखो, I1 Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर I1 इक्वल में क्या है? E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E1 Z3।
क्लियर है? यही बचा, यही बचेगा। अब इन सब से क्या कॉमन ले लो, I1 को क्या कर लोगे, बाहर निकाल लो। तो अंदर क्या बच गया अपने, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। क्या किया, देखो क्या किया, ये जो दोनों टर्म है, तीनों टर्म है, इसमें से I1 को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो बच रहा है इसको क्या कर देंगे, माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो आ जाओ लिखते हैं फिर। Z1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, Z1 Z2 प्लस, और ये क्या आ जाएगा, Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर। Z3 को Z3 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर, और एक ये माइनस का क्या बच रहा है, Z3 स्क्वायर। इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास, ये E2 है भाई यहाँ पे, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3, यही बच रहा है। Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने क्या पास क्या बचा, देखो यहाँ पे चाहिए क्या अपने को, I1 चाहिए। क्यों, क्योंकि Z1 में प्रवाहित धारा निकाल रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, Z1 में प्रवाहित धारा निकाल रहे हैं। Z1 में प्रवाहित धारा आप लोगों को पता है कौन सी है, I1 है। तो चलो अब यहाँ पे सीधे ही अपन I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो E1, ये जो है इसके ऑपोजिट में इसको ले आओ, तो क्या बच जाएगा, E1 Z1 Z2 Z3 माइनस E2 Z3 अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2। ओके, यही बचा। चलो इसका ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। यहाँ तक क्लियर है सबको, कुछ नहीं किया है। डायग्राम के अकॉर्डिंग किरचॉफ के नियम से फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से अपन ने E1 और E2 की वैल्यू निकाली है। अब E2 वाली इक्वेशन को अपन ने इक्वेशन नंबर दे दिया 2, और E1 वाली को अपन ने इक्वेशन नंबर दे दी 1। अब क्या किया, इक्वेशन 2 को मैंने Z2 प्लस Z3, सॉरी इक्वेशन 1 को मैंने Z2 Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 1 को 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, Z3 से। इन दोनों में से I2 वाली वैल्यू कॉमन आ रही थी, उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद अपने पास Z1 में प्रवाहित धारा I1 अपने को निकालनी थी, तो वहां से मैंने क्या कर दिया, I1 निकाल दिया। सही है। ये अपन ने बात की जब दोनों वोल्टा स्रोत एक ही परिपथ में लगे हों। क्या हो, जब दोनों वोल्टा स्रोत एक ही परिपथ में लगे हो। अब अपन क्या करेंगे, E2 वोल्टा स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि स्रोत से E2 जो स्रोत है, परिपथ से E2 जो स्रोत है उसको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अब किसके अनुसार धारा निकालेंगे, E1 के अनुसार धारा निकालेंगे। E1 के अनुसार धारा निकालेंगे तो Z1 डैश के अंदर I1 डैश धारा निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। जब दोनों परिपथ लगे थे, सॉरी परिपथ के अंदर जब दोनों स्रोत लगे थे, तो वहां से अपन ने क्या किया, Z1 में प्रवाहित धारा I1 का वैल्यू निकाली। अब अपन E2 को प्रतिस्थापित करके E1 में धारा निकालेंगे। कौन सी प्रतिबाधा में, Z1 डैश। क्यों, क्योंकि डैश क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये अपन पहली बार दूसरी बार निकाल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर होता है, उसके बाद सेकंड फ्लोर होता है, तो वैसे अपन ने अभी फिलहाल क्या किया, ग्राउंड फ्लोर निकाला है। अब अपन फर्स्ट फ्लोर निकालेंगे। फर्स्ट फ्लोर का मतलब है Z1 डैश में I1 डैश निकालेंगे। ठीक है, और ऐसे ही I1 डैश निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, E1 को सर्किट के अंदर क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो फिर किस में निकालेंगे, किसके अनुसार, E2 के अनुसार निकालेंगे। E2 के अनुसार निकालेंगे तब किस में धारा निकालेंगे, वो ही Z2 डैश डबल डैश के अंदर I2 डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे। चलो निकालते हैं, तब देखेंगे। एक तो ये बोर्ड साफ नहीं हो रहा है अच्छे से, इससे देखो क्या पचड़ा है ये।
आ जाओ जी। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं अपन, है इसी सुपरपोजिशन के अंदर, ये मत समझ लेना कि अलग है। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं E2 वोल्टता वाले स्रोत को E2 वोल्टता वाले स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर चल, पहले वाले सर्किट के अंदर दोनों वोल्टा स्रोत जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? जुड़े थे ना। अब क्या कर देंगे, E2 को वहां से हटा देंगे। क्या कर देंगे, E2 को वहां से हटा देंगे और डायग्राम बना दो यूं का यूं। ये लो जी, ये लो जी, यहाँ पे E1 स्रोत तो जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि E2 को प्रतिस्थापित किया है अपन ने, ना कि E1 को प्रतिस्थापित किया है। याद हो तो यहाँ पे जुड़ा था आपका E2, तो उसको मैंने क्या कर दिया, E2 वोल्टा स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे क्या है, ए लो जी, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये Z1, ये Z2 और ये Z3। अब देखो, इस वाली धारा को अपन नाम दे देंगे I1 डैश, इस वाली धारा को नाम दे देंगे I2 डैश, इस वाली धारा को नाम दे देंगे I3 डैश। ठीक है, चीज वही करनी है अपने को, काम एक ही करनी है, प्रोसेस एक ही करनी है। निकालना क्या है, E1 वोल्टता वाले स्रोत के कारण Z1 में प्रवाहित धारा, क्या बोल रही हूं, यहाँ E1 वोल्टता स्रोत के कारण Z1 में प्रवाहित धारा क्या है, यहाँ पे I1 डैश निकालनी है। क्लियर है? चलो निकालते हैं अपन। देखो यहाँ E1 वोल्टा स्रोत के कारण Z1 में प्रवाहित धारा क्या करनी है, I1 डैश अपने को निकालनी है। चलो जी, Z1 में प्रवाहित धारा निकालनी है, तो आप लोगों को पता है कि क्या होती है, कुल प्रतिबाधा होती है। क्या करनी है, प्रवाहित धारा I1 डैश निकालनी है, तो क्या करना है, धारा I1 डैश ये लिख दो। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे कुल प्रतिबाधा निकालनी है। क्या करनी है, कुल प्रतिबाधा इक्वल क्या आ जाएगा भाई, देखो अब आप लोगों को पता है, यदि कोई धारा सीधी स्रोत से बाहर आए, या फिर देखो Z1 और Z2 और Z3, ध्यान से देखना, Z2 और Z3 का एक सिरा तो कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। और एक Z2 और Z3 का सिरा कहाँ आके यहाँ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। ध्यान से देखो, इस वाली चीज को एक बार हटा दो यहाँ से,
बिल्कुल भी नहीं देखना है। Z2 और Z3 का एक सिरा कहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, और Z2 और Z3 इन दोनों का एक सिरा यहाँ से आके कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो अपन क्या कह देंगे इसको, और दोनों में क्या है, अलग अलग धारा है। दोनों में क्या है, अलग अलग धारा है। Z2 में क्या है, I2 डैश, और Z3 में क्या है, I3 डैश। इसका मतलब क्या हुआ, Z2 व Z3 क्या है, समांतर क्रम में है। क्या हो गया, आप लोगों को पता है कि समांतर क्रम आप लोगों ने भी तो देखा है, ऐसे ही तो जुड़ा होता है समांतर क्रम। ये वाली प्रोसेस होती है कि नहीं होती है? होती है। तो चलो ध्यान से सुनो एक बार, यहां Z2 Z3 का एक पॉइंट यहाँ पे है, और Z2 और Z3 का एक पॉइंट यूं जाके यूं आके कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। दोनों में क्या है, अलग अलग मान की धारा है। इसका मतलब Z2 व Z3 क्या है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, समांतर क्रम में क्या करना है अपने को, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो R1 और R2 है, तो कैसे निकालोगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे ही तो निकालते हो क्या। जब ये R1 और R2 दोनों समांतर क्रम में होते हैं और अपने को कोई ये बोल दे कि कुल प्रतिरोध निकालो, तो आप लोग कैसे निकालोगे, यही तो फॉर्मूला होता है, आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हो, R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दोनों भी क्या है, समांतर क्रम में है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या लिख दोगे आप इसको, Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। और प्लस में क्या आ जाएगा, ये जो Z1 बच गया, ये क्लियर है। चलो अब देखो क्या करते हैं अपन, I1 डैश इक्वल क्या हो जाएगा, अब क्या करना है मेरे को, I1 डैश निकालनी है। I1 डैश धारा आप लोगों को पता है कैसे निकालते हो, वोल्टता अपॉन कुल प्रतिरोध। क्या निकालते हो, धारा कैसे निकालते हो, धारा इक्वल वोल्टता अपॉन कुल प्रतिरोध। निकालते हो कि नहीं निकालते हो, या फिर कुल प्रतिबाधा। देखो अपने को क्या करना है, धारा निकालनी है इसके अंदर। तो चलो धारा इक्वल क्या होता है, वोल्टता अपॉन कुल प्रतिबाधा। तो देखो धारा क्या है, इसके अंदर निकालनी है ना ये वाली, तो क्या हो गई, I1 डैश इक्वल वोल्टता कितनी है उसके अंदर, देखो E1 है, तो लिख दो फिर E1 अपॉन कुल प्रतिबाधा आप लोगों ने ये निकाल रखी है, तो ये पुट कर दो, क्या हो जाएगा, Z11 अपॉन Z2 प्लस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, सॉरी ये Z2 मल्टीप्लाई Z3 है, ठीक है। तो चलो फिर क्या कर दोगे, इस वाले को ऊपर ले जाओ, क्या बच जाएगा अपने पास, I1 डैश इक्वल E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z11 और Z2 प्लस Z3 और प्लस Z2 Z3। ये अपने पास क्या आ गई, अरे यार कट गया ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, Z1 के अंदर I1 डैश की वैल्यू आ गई। पर कंडीशन क्या है, ऊपर देखना, E2 वोल्टता स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा आंतरिक प्रतिस्थापित करने के बाद अपने पास I1 डैश की ये वैल्यू आई है, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, देखो अब I1 को प्रतिस्थापित करेंगे, क्या करेंगे, जैसे अपन ने इसको प्रतिस्थापित किया है वैसे ही अपन किसको कर देंगे, I1 को प्रतिस्थापित करेंगे, और फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ पे, या फिर देखो इसको आप
ओपन करके इक्वेशन नंबर 4 दे देना, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, चलो लिख ही देते हैं एक बार अपन। ये क्या हो जाएगा, Z11 Z2 प्लस Z11 Z3 प्लस Z3 Z2 Z3, ये लो, ठीक है, समझ जाना। अब अपन हेडिंग लेते हैं दूसरी, इसी के जस्ट पास में लेती हूँ मैं, देखो बाजू में, समझ जाना आप लोग। चलो यहाँ पे ले लेते हैं अपन हेडिंग, नहीं क्या कर देंगे, E1 वोल्टा स्रोत को प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। प्रतिस्थापित E1 वोल्टा स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर देखो क्या करेंगे, को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर, चलो डायग्राम बनाते हैं पहले जैसे अपना, तो क्या हो जाएगा, देखो छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं, चलो बड़ी बड़ी नहीं बनाएंगे, बड़े बड़े डायग्राम नहीं बनाएंगे, आ जाओ जी। E2 को तो प्रतिस्थापित कर दिया ना, आंतरिक प्रतिबाधा से जोड़ क्या दिया है यहाँ पे, ये डायग्राम की लाइन भी टेढ़ी हो रही है, ये लो, अरे ये लो जी, जो भी है बना लेना आप लोग, ठीक है। क्या किया है, E1 वोल्टा स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया, तो देखो ये क्या अपना E2 है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव, ये क्या है Z1 Z2 Z3 है, ठीक है। पर धारा कहाँ से बह रही है, यहाँ से आ रही है इस बार, ये वाला तो प्रतिस्थापित कर दिया ना अपन ने, तो Z2 को क्या नाम दे दोगे आप, I2 डबल डैश, क्या दे दोगे, I2 डबल डैश, इसको क्या नाम दे दोगे, I3 डबल डैश, और इसको क्या दे दोगे, I1 डबल डैश। अब अपने को क्या करना है इसके अंदर, ये तो प्रतिस्थापित कर दिया, जब ये अपन ने प्रतिस्थापित किया तो इस वोल्टता के कारण इस प्रतिबाधा के अंदर धारा निकाली थी अपन ने, क्या किया था, देखो इस वाले वोल्टा स्रोत को प्रतिस्थापित किया था, तब क्या किया था, इस वाले वोल्टा स्रोत के कारण इस प्रतिबाधा में कुल धारा निकाली थी, क्या किया था, इस वोल्टा स्रोत के कारण इस प्रतिबाधा में इस यहाँ कुल धारा निकाली थी। अब क्या करेंगे, इस वाले के अंदर इस वोल्टा स्रोत के कारण इस प्रतिबाधा में कुल धारा निकालेंगे, क्या करेंगे, इस वोल्टा स्रोत के कारण इस आंतरिक प्रतिबाधा में कुल धारा निकालेंगे, तो क्या कर दोगे यहाँ पे, यहाँ E1 वोल्टा स्रोत के कारण E2 वोल्टा स्रोत के कारण Z2 में प्रवाहित धारा क्या है, I2 डबल डैश है, तो वैसे ही जैसे इसकी कुल प्रतिबाधा निकाली थी वैसे ही क्या कर लेंगे, इसकी भी अपन क्या कर देंगे, कुल प्रतिबाधा निकाल देंगे। तो निकाल लो फिर कुल प्रतिबाधा कितनी है अपने पास, देखो। हाँ, एक चीज देखना, अब यहाँ पे ये दो चीजें जो है वो क्या जुड़ी है, समांतर क्रम में जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। यहाँ पे इसको किया था तब ये जुड़ी थी, अब यहाँ पे इसको किया है तब ये जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, दोनों का कंपैरिजन करके देख लेना, इसीलिए मैंने इसको साफ करके यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है।
ये आपके पास यहाँ पे है और ये यहाँ पे लिख देंगे। तो कंपैरिजन कर लेना आप लोग दोनों में कि क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। इस वाले ये वाला वोल्टा स्रोत जुड़ा है तो फर्स्ट लूप क्या होगा आपका समांतर क्रम में होगा, और यहाँ पे अगर ये वोल्टा स्रोत जुड़ा है तो सेकंड वाला लूप क्या होगा समांतर क्रम में होगा। तो देखो अब क्या आ जाएगा, अपने वहाँ पे Z2 Z3 लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे Z1 Z3 लिख दोगे। तो क्या आ जाएगा Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, और प्लस में क्या आ जाएगा बचा क्या Z2 2 बचा है कि नहीं बचा। तो क्या निकालना है I2 डैश निकालनी है। I2 डैश इक्वल वोल्टता अपॉन कुल प्रतिबाधा। तो चलो आ जाओ जी, वोल्टता क्या है अपने पास E2 है तो लिख दो, E2 है तो E2 अपॉन Z22 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। वो ही पहले वाले की तरह सोल्व कर लो इसको भी। क्या हो जाएगा I2 डबल डैश इक्वल E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z22 Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3। तो I2 डैश इक्वल क्या आ जाएगा भाई E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आ जाएगा Z22 Z1 प्लस Z22 Z3 प्लस Z1 Z3। ये लो, ये अपने पास क्या आ गया I2 डबल डैश आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अरे भाई क्लियर है कि नहीं है? है। अब देखो वोल्टा व धारा के मध्य वक्र क्या होता है। वोल्टा व धारा के मध्य, अच्छा जी ये अपन ने निकाल ली। अब अपने को क्या करना है, Z1 में प्रवाहित धारा I1 डैश और I1 डबल डैश किसके कारण प्रवाहित हो रही है, E2 के कारण। क्या हो रहा है, ये जो Z1 में प्रवाहित धारा है ये किसके कारण प्रवाहित हो रही है, E2 डैश के कारण हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन दोनों के बीच अपने को क्या कर रहा है, डिफरेंस निकालना है। देखो Z1 में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। क्या करनी है, Z1 में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। I1 डबल डैश और I1 डैश किसके कारण प्रवाहित हो रही है, E2 के कारण प्रवाहित हो रही है। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं I2 डबल डैश माइनस I1 डैश लिख सकते हैं। तो चलो इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।